Source text given below and answer any of the following. Now, आपको ये बात दी गई है कि in a healthcare survey by the state government of Maharashtra to study the malnutritional problem in children, 1,000 families with 2 children were selected. ऐसे परिवार लिए गए 1,000 परिवार जिनमें 2 बच्चे हैं and this is the number 100, 200, 300, 400, 500. 100, 300, 400, 500. ये है नंबर ऑफ फैमिलीज. बात न करिए, नंबर ऑफ फैमिलीज. क्वेश्चन नंबर. अब इसमें ये दिया गया है कि बॉयज दिए गए हैं कि बना दीजिए. ग्राफ बना दे रहा हूँ कि that is to from a town and the following data are recorded. कि 1, 2, 3, 4. 1 boy, 2 boy, 3 boy and 4 boy. So इसमें ये दिया गया है कि 2 boys के लिए 200 कर गया है. 3 boys. सर ये क्या बॉयज का? अभी इसको देख रहे पड़ रहा है. ठीक है. So जिसमें was selected randomly from a town and following data families with 2 children were selected randomly कि इसमें है 500. मतलब 1,000 ऐसे परिवार लिए गए. सर वन वाला सर मतलब ये नीचे बच्चे हैं. अभी बता रहा हूँ. और ये that is 2 and that is 1.5 है. 4 3, 4 1.5 लोग. यानी 1,000 परिवार में 2 बच्चों वाला परिवार है और 1,000 ऐसे फैमिली लिए गए जिसमें 2 ही बच्चे हैं. ऊपर बना हुआ है कि नहीं फैमिली साइज 2 बच्चों का सबका बना हुआ ही है. सर ये सर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट होने इसका फैमिली साइज तो दिखाई दे रहा है. अच्छा. अब देखो उन 1,000 में पूरे 1,000 फैमिली में 2 ही बच्चे माल न्यूट्रिटेड हों तो ऐसे कितने. नीचे नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ नीचे है इट इज दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिलीज और इसको कहा गया है नंबर ऑफ सर एक्स एक्सिस पे तो बॉय है. बॉयज एट फैमिलीज. ये तो नंबर ऑफ फैमिलीज हो गई और ये जो एक्स एक्सिस है ना इस पर नंबर ऑफ बॉयज है कि कितने बॉयज हैं. बॉयज. हाँ. तो अब 2 बॉयज माल न्यूट्रिटेड है तो ऐसे 200 फैमिली में 2 बच्चे माल न्यूट्रिटेड है. अब ये 3 का क्या मतलब है? 3 क्यों दिया है इसमें हमारे में भी सर 3 बच्चे मान लेते हैं. सर 500 families. तो अब इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज नो बॉय माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन ए चिल्ड्रन. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट हैज नो. तो अब हम इसका आपको फिगर दिखाते हैं. एक्चुअली इसका इस डायग्राम ठीक नहीं ना तो मैं अपने पीडीएफ से दिखाता हूँ उससे ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि एक मिनट. Probability number of boys in family number of families malnutrited. ये जो 2 फैमिली है 2 फैमिली का 2 बच्चों वाला परिवार ऐसा कुछ नहीं क्योंकि नीचे का जो चीज़ दिखा रहा है उसमें नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिली है. तो 2 बॉयज माल न्यूट्रिटेड है ऐसे 200 बीमार बच्चों का है. हाँ 2 बॉयज माल. अच्छा 1 में तो कुछ है ही नहीं. 1 में कुछ नहीं है. हमारे में भी 1 में दिया नहीं है तो और नो बॉय. ऐसा तो नहीं है कि 200 फैमिली में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे 500 फैमिली में 4. ऐसा कुछ नहीं है. तो 1,000 फैमिली ली गई है तो 1,000 फैमिली में 200 ये हो गई 500 ये हो गई और ये कितनी हो गई 500 और ये ठीक है 500 200 150 150 से इसे 250 कर लो क्योंकि थोड़ा ऊपर तक जा रहा है. तो अब हो गई पूरी फैमिली. सर एक बार आप नीचे देखो 250 150 कितना हुआ 500
तो ये 250 सही डेटा दे नहीं रहा है। 400 सर 400 400 इधर उसको भी बढ़ा दो सर। इट हैज नो बॉय malnutrited। तो इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है चीजें, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। या आगे का क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज वन बॉय malnutrited। तो वन बॉय malnutrited का क्या आंसर है, 14/25। तो वन सर ये है है देखो इसमें ये पता चल रहा है कि ग्राफ से देखा जाए तो एट मोस्ट वन बॉय, एट लीस्ट वन सर बॉय। 1 बॉय तो है ही नहीं किसी को। 1 बॉय तो सर सर 0 0 1 2, ओके ओके, ये 0 1 2 ऐसे है, ये लिखा है। अब पढ़िए, चलिए। तो यानी 0 बॉय malnutrited ये कुछ नहीं है, नीचे 0 बॉयज 1 बॉय और 2 बॉय। तो 0 बॉय malnutrited ये कहाँ तक जा रहा है, क्या 200 तक जा रहा है? चलिए, तो प्रोबेबिलिटी 0 बॉय malnutrited। सर नीचे क्या है सर, ये नीचे ये बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज। हाँ सर बना ले फाइनल नंबर ऑफ बॉयज यही है। अब देखो 0 बॉयज malnutrited तो कितने केस हैं, सो 200। नंबर ऑफ सर ये ट्रायल्स। तो 1000 बच्चे हुए नहीं, 500 हुए, 200 हुए। हाँ तो कई ऐसे भी होंगे कि जो जिनमें 0 बॉय malnutrited है। तो ये अब ग्राफ की हाइट से तो हमें पता नहीं चल रहा है, 0 है, सर जब 1000 है तो कुछ तो 100 है, होगा। 200 है, और ऊपर वाला कितना है 500। देखो आंसर से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आंसर से हमें पता चल जाएगा कि ये Yes, एग्जैक्ट sir. वैल्यू क्या है। इसका आंसर कितना है 6/25 6/25। इसी से पता चल जाएगा वो हाइट कहाँ जा रही है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल, और इसके एडजस्टमेंट से हमें बाकी के एडजस्टमेंट पता चल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो इसमें देखने से 200 लग रहा है, तो 200। और अब ये 200 हमें चलो नहीं लेना है, इसको तो 1000 लेना है कि नहीं, हाँ और क्या इसे 6/25 लेना है, बोलो। हाँ yes, sir. अब मैं x का पता लगा लूं, Yes, sir. तो x क्या होना चाहिए भाई। अभी तो मैं क्वेश्चन तो करेक्ट कर लूं, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, तो ये 25 ये कितना हुआ बताओ, 4 अब इससे करो तो 240 आ रहा है। अब इस ग्राफ में 200 से थोड़ा ऊपर गया है, तो वास्तव में वो ग्राफ 3D है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए ये कितने तक गया है, अगर ग्राफ देखा जाए पूरे ग्राफ में अगर सही आ जाए, ये 240 लाइन है। समझ में आ गई बात आपको। तो अब ऊपर कितना लिखेंगे 240 और नीचे 1000 सर हाँ हाँ सही है, हाँ वो तो मैंने इससे पता लगा लिया रेशो से। हाँ अब देखो, अब इसको कट करो, 4 से कट करो, तो 4 6 जा, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 24, 6/25 आ गया। yes, sir. अब पहला हो गया, अब सेकंड को भी करेक्ट करो, अरे वो जब 200 होगा तो है ना। 200 से हमने ऊपर कर दिया, सर क्योंकि ये वो बोला था 0.25 बोल रहा है। 0.25 नहीं आएगा ना, इससे नहीं आएगा, 0.24 बोला था तो वो 0.24 सर आ ये सकता इसी से है। आ जाएगा, 0.24 इसी से आ भी जाएगा। अगर आप मान लो 24/100 करते हो तो क्या है, इसी से तो 0.24 आ जाएगा। हाँ आगे, द फैमिली दैट इट हैज वन बॉय, सही तो बोल रहा है, 0.24 कही रहा है, बोल रहा yes, है। sir, सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज वन बॉय, अब वन बॉय का क्या आंसर दे रहा है देखो, 14/25 सर 14/25 14/25 है। तो इसको भी निकालो फिर से कि x/1000 14/, तो x कितना हो गया बाई 25, तो इससे कितना आया 40 आया। तो क्या ये 560 आया, मतलब हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट बनाया, हम लोगों को 3D फिगर है पता नहीं चल रहा है, मेरे में भी नहीं पता चल रहा है। तो इसे कितना बना लो, इसे लिखो 560। तो अब लिखो प्रोबेबिलिटी 1 बॉय, इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स favorable to event upon total number of trials, total number of
trials. तो it is कितना आ गया 560. 560 upon 1000. तो 0 से 0 कट गया और 4 से कट जाएगा. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और इतने इससे क्या आ गया? क्या 14/25? हाँ यस सर. अच्छा थर्ड केस देखो. सर उसमें तो 200 ही बचे. 200 बच गए. यस सर. तो अब इसे आप 200 लिख लें 2 बॉयज के लिए. सर कितना? देखो 200 बच गए. 5 to 7. हाँ यस सर. तो ये 200 हो गया. हाँ. अब क्या कह रहा है? 2 बॉयज. So number of trials favorable to event upon total number of trials. So it is 200 by सर ये भी आएगा क्या संडे के टेस्ट में? संडे के टेस्ट में हमने बता दिया मैथ पेपर आएगा आपका. सर ये भी तो मैथ. ये हम करा दे रहे हैं अलग से. अच्छा. तो 2 और 2 कट गए तो ये कितना हो गया 1/5. ठीक है. नेक्स्ट देखो. अब क्या है 4. The probability that it has at least one boy. कम से कम एक boy हो तो कौन कौन जुड़ेंगे पावर? एटलीस्ट At least one boy. सर 1 और 0. 1 और 2. At कम least. भाई कम से कम एक boy तो माल न्यूट्रिटेड हो. तो क्या 0 भी जोड़ दो? वो कह रहा कम से कम एक तो होना चाहिए बीमार. तो 0 जोड़ोगे क्या? 1 2 तो probability 760. at least one boy. तो इसे क्या लिखोगे? 760. Probability of. ठीक है. So that is number of cases. ठीक है. Having favorable to event लिख दो या having 1 or 2 boy malnutrited. अगर आपके मन से 1 और 2 boy malnutrited और upon total number of cases. तो अब ये दोनों केस ले लो तो कितना बन रहा है 760. यस सर. 95. तो 560 प्लस 200 अपॉन 1000 तो 760 अपॉन 1000. ये भी 4 से कटेगा. 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8. 0 तो कट ही कीजिए. तो ये 19/25. Next is probability that it has at most one boy. At most one boy में क्या आएगा? सर 0 और 1. सर 0. मतलब ये सही कह रहा हूँ. हाँ. ज्यादा से ज्यादा एक. ठीक है. At most one boy. सिर्फ 1 ईयर तक है. हैं? सिर्फ 1 ईयर. At मतलब नहीं चार तो से आप पापा से कहना पापा हमें at most ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दो. तो बोलेंगे लो जा. 2 रुपए. एक भी पैसा नहीं दे. आप कहना पापा ज्यादा से ज्यादा में 10 रुपए देना. बोलेंगे ठीक है बेटा जाओ. नहीं कह सकते. अब अगर कहोगे कि कम से कम 10 रुपए दो तो 10 भी दे सकते हैं 20 भी दे सकते हैं. 100 भी. 100 तो नहीं देंगे. ठीक है कि नहीं. तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन बॉय. तो इट इज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 0 और 1 बॉय. ये भी ऑप्शन है. 1 और 2 बॉय यहाँ भी लिख सकते हो. सर क्या? 1 और 2 बॉयज. समझ में आ गई बात कि नहीं. इसकी के साथ ये भी लिख सकते हो ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हो 0 और 1. 0 और 1 बॉय. तो फिर आप क्या कर लोगे यही सब फिर से लिख दोगे. नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट. तो 0 और 1 मिलके कितने होते हैं देख लो. सर 800. 8. ठीक है. और अपॉन 1000 तो दिस इज 800 अपॉन 1000. 4/5. ये दोनों चला गया और 4/5. So this is the case. 4 है. Okay. Next.
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालिए। Now, बात न करो। Read the passage. साइंस फेयर क्या होता हाँ? So science fair. Science? Fair. है? वो आज आया था। Question pass है. अरे सर वो साइंस का लगता है ना, स्टॉर टाइप्स में मैजिक वाले होते हैं, वो होते हैं केमिकल वाले। हाँ तो कहाँ पर लगा? नहीं सर क्वेश्चन था इंग्लिश सर, English का test था। डायरी 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 एंट्री में था. अरे में साइंस फेयर पे कुछ लिखना था। साइंस फेयर में गए और एक्सपीरियंस लिखा. आप बता दिया करो, जैसे कोई जो डेली टू डेली में कोई क्वेश्चन ना है ना, तो हम उसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। सर ग्रामर आपने इंग्लिश का पेपर जो भेजा है ना, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको कर लें, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनके लिए मैथ्स ज़्यादा जरूरी है। इनका मैथ्स है ना पहले. वो लेकिन मैथ में थोड़ा सा इनको हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैथ हम पहले कर रहे हैं। Once four friends Rahul, Arun, Ajay and Vijay went to a picnic at a hill station. Due to peak season, they did not get a proper hotel, तो उन्होंने तंबू गाड़ लिया। The weather was fine, so they decided to make a conical tent. They were carrying 300 meter square cloth. As shown in figure, they made the tent with height 10 meter and diameter 14. The remaining cloth was used for the floor. तो 300 meter square, टेक मत लगाओ माई। तो इस तरीके से द रिमेनिंग क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर फ्लोर। तो अब हम देखें कि कितना कपड़ा यूज हुआ। तो इसका कट सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप बता, हम आप सर किसका? हमने क्या माना? कौन का ना? हाँ। पाई आर है, सीएस पाई आर है ना, मैं टीएस मैं वॉल्यूम बता दिया था। सो पाई आर है ना, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज इसमें ये बताया हाइट 10 है और डायामीटर 14 है, तो रेडियस निकाल लो। 7। सो रेडियस इज इक्वल टू d/2, सर ये पूरा लिखना जरूरी है। 14/2। हाँ, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये 7 मीटर हो गया। तो L क्या हुआ? स्लाइड हाइट। दैट इज क्या 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। हाँ यस सर। डायमीटर से तो आएगा ही नहीं। फिर 100 प्लस 49, ये तो पूरा कभी आएगा ही नहीं। 149 का रूट आ रहा। ठीक है, चलो ये यही रखो। सर क्या? अब ये डेसिमल में आएगा, इसको डेसिमल में निकाले तो ही आएगा आंसर, है ना? 31.8 चेक करें। तो नहीं, पहले एल तो निकाल लें। यस सर। 12.2 आएगा सर. कितना? 12.2. बहुत अच्छा। तो देखो, अब यहाँ ये किया तो 1 1 जा 1, तो इससे 49 बचा, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। अब 49 है, अभी अभी उतारा और अभी अभी नहीं जा रहा है, चला जाएगा ना। 22 2 जा 44, तो कितना बच गया? 5। अब इस 2 को इसके नीचे लिखो। यस सर। तो 44 और डेसिमल लगा के 2 जीरो लगाओ। सर 44 24 होगा सर. 24 होगा। 24 और डेसिमल लगा दिया और 2 जीरो लगाया। हाँ यस। तो यहाँ क्या लिखे बताओ? 2 लिख दें? इन्होंने बहुत अच्छा बताया। दैट इज 484 आ गया। अब चाहे तो यहाँ भी छोड़ दे सकते हैं, अगर हमारा नहीं जाएगा तब फिर हम देखेंगे, वरना 2 को यहाँ लिखा जा सकता है, लास्ट डिजिट लिखी जाती है। फिर कितना आएगा? 244 और 2 जीरो और लगा दो, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं? अब जाएगा नहीं, क्योंकि अब 1 भी लिखेंगे तो भी ये नहीं जाएगा। 1 लिखने से भी जा रहा है क्या? तो 0 ही लगाना पड़ेगा, तो इसलिए छोड़ ही दो। 12.2 एग्जैक्ट है। तो दिस इज इक्वल टू 12. सर अप्रॉक्स होगा ना? मतलब अप्रॉक्स भी ठीक है, अगला 0 आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ठीक ही है। अब देखो, तो हाउ मच क्लॉथ इज यूज, तो क्लॉथ यूज के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे देवांशी? IRR लगाओ। तो पहला है कट सरफेस एरिया, IRR
अब हम इसमें 3.14 ही ले लें, कटेगा क्या? अगर कुछ कट भी सकता है क्या? नहीं, r तो कट जाएगा। 22/7 into 7 और into L 12.2 7 कट गया, 22 से मल्टीप्लाई करो जरा। तो सर 268.4 12.2 कितना है? 268.4 हाँ सर, Yes, sir, 268. हमें नीचे वाले सर्कल अच्छा, का निकालना पड़ेगा। यस सर। तो ओके ओके सही कह रहे हैं। The curve. पहला फ्लोर का है ना, तो Some dates are missing. नीचे का क्लॉथ यूज्ड फॉर फ्लोर, तो पाई आर स्क्वायर हुआ, पाई आर दैट इज 22/7 into 7 into 7, यस सर। 7 से 7 कट गया, 22 into 7 पाई की वैल्यू दी है, तो भी नहीं आ रहा है। ये कौन सा है? सर क्या आ तो गया ना? Some ये होगा सर 22 सर आंसर ही गलत है। मिस्ट्री। How much cloth was used for floor? अच्छा ऐसा हो सकता है ना, नहीं ये नहीं है, जो बचा हुआ क्लॉथ है वो फ्लोर के लिए यूज किया गया। ऐसा हाँ। नहीं है कि क्लॉथ जो है ना पूरा इतना कपड़ा नहीं था। पहले हम ये निकालें कि टेंट में कितना लग गया और फिर 300 से माइनस करें। TSA माइनस समझ आए? TSA नहीं, 300 ले गए थे ना कपड़ा। Yes, अब sir. हम ये निकालें कि पाई आयरन से कितना यूज हुआ टेंट में, जो बचा है वही तो जमीन में बिछाएंगे। हाँ यस सर। तो पहले हम इसमें क्लॉथ यूज्ड फॉर टेंट निकालो, तो क्या करोगे? TSA minus CSA. TSA नहीं करना है क्योंकि उतना कपड़ा ही नहीं है TSA के बराबर, वो तो सर सी ए से माइनस पाई आर स्क्वायर। 300 माइनस पाई आर है। हाँ 300 कपड़ा ले गए थे, तंबू बना, इतना छोटा सा कपड़ा बचा, बोलो इसी में बैठ जाओ। समझ आई? पूरे में थोड़ी ना बिछाया है, नहीं समझ आई बात? तो वो चटाई बच गई उनके पास एक बस। तो दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो 22/7 into 7 और into 12.2, तो 7 से 7 कटा, इसलिए मल्टीप्लाई करो। सर 268.4 260 8.4 8.4 मीटर स्क्वायर। नाउ क्लॉथ यूज्ड फॉर फ्लोर 300। ऐसा नहीं है, तो 300 में से इतना हटाओ ना, पहले तंबू नहीं बनाएंगे। यस सर। यूज्ड फॉर फ्लोर 300 माइनस पाई आर एल, तो 300 में से जरा सर ये 300 क्या है? 300 उतना वो कपड़ा ले गए थे कार में रख। अच्छा अच्छा। और सुपर हाँ दे कैरिंग 300 मीटर स्क्वायर। चलो 300 से माइनस करो, कितना आएगा? 6 आ गया। 31.6। मान लो कि इससे पहले का 9 है, तो 1 आ गया 31.6 और 9 है, 31.6 है कोई आंसर? हाँ यस सर है। ये तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ सेकंड है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ टेंट? वॉल्यूम निकालें। अब वो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता H होता है सर? मुझे नहीं पता है। है। सर सिलेंडर का 1/3 होता है तो H भी होता है। ठीक है, सो इसका हाँ। सेकंड पार्ट, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेंट। वॉल्यूम ऑफ टेंट इट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 pi r square h. So 1/3 into 22/7 into 7 square into 10 into 10, 8 7 कट गया और सर 70 into 22 17 to 22 कर दो तो 154 1540/3 और 3 से डिवाइड करो 1540/3 1540 3 5 जा 15 सर 5.3.3 10 513.3 ऐसा कोई आंसर है? हाँ है ना सर सी सर 513 0.3 मीटर क्यूब। थर्ड देखिए, व्हाट वाज द एरिया ऑफ फ्लोर? तो एरिया ऑफ फ्लोर के लिए पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 into 7 स्क्वायर। तो ये 1 सर इसमें सीधा 3.14 नहीं ले सकते क्या 3.14 जब कट रहा है तो क्यों लोगे? अच्छा
इसी जब डेटा होते हैं कटने वाले तो काट दिया जाता है। व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट? टीएसए का क्या फार्मूला है? सर पाई आर एल प्लस Pi r into हाँ ये सही है। पाई आर एल प्लस तो 22/7 इंटू 7 और L कितना है 12.2। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। आठ 4 12 बहुत जल्दी निकाल लेते हो। सर दिया हुआ है ना नीचे सर नीचे दिया हुआ है। वो 22.4। What was the that is latent height नहीं होना चाहिए, लेटरल सर हाइट slant height बस slant height। Slant height 12.2। latent height कुछ नहीं होता है, ठीक है, latent heat होता है, तो इसलिए मीटर मीटर सर हवा चक्र में था सर। और इसलिए slant height बढ़िया क्या बढ़िया। था? टेस्ट में आंसर आनी है। 12.2 मीटर। ओके, जस्ट बी काम। बात अननेसेसरी आप अनुराग करते हो, फिर घर में बोलते हो पापा देखो घर में वो सब लोग बात करते हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। पापा फिर हमसे बात करते हैं, कहते हैं मेरा बेटा तो चुप रहता है, आप दूसरे बच्चों को क्यों नहीं डिसिप्लिन करते हैं? हमने कहा फिर कर देंगे, और वो बच्चा आपका बहुत सीधा है, इसको अलग बैठा दें तो हमारी क्लास शांत हो जाए। अनुराग अगर अलग बैठ जाए ना तो क्लास अपने आप शांत हो जाए। अच्छा इस बार तो बात ही नहीं कर रहा था मैं। फिर काटे क्या? कार्तिक डिसिप्लिन्ड है, तभी तो फर्स्ट आता है। जो देखो अगर एक समोसे को पहले आप ओवन में डाल दो, फिर फ्रिज में डाल दो, फिर ओवन में डाल दो, तो सबकी क्या हालत होगी? ये थोड़ा अंदर जाते पढ़ने, फिर बाहर आ जाते बात करने, फिर अंदर जाते पढ़ने, तो इनकी हालत समोसा जैसी हो गई। सब ओवन मत मिटाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सर्कल से बनाना। सर्कल्स में आइए। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो 4 स्टूडेंट्स ऑफ 9th B, 9th B में है कोई आप लोगों में? B में कोई नहीं? सर मैं हूँ। The 9th B ने अजय, बबलू, चरण ने दीपक, ठीक है, all 4 students are holding radios with speaker. These radios are connected by a wire. तो सबके पास ये है, 4 अलग अलग पॉइंट पे खड़े हुए हैं। देखो, now these are placed at cross ends, यानी यहाँ पर अजय खड़ा है, यहाँ पर बबलू, A, B और C और D, अजय, बबलू, चरण, दीपक, ये एक क्या है? सर्कुलर पार्क है और उसके 4 एंड पर स्टूडेंट पार्क। सर्कुलर पार्क, अच्छा और उसमें इस तरीके से कान में लगाने वाला है। तो एक इधर से कान में लगा रहा, धागा लगा के, एक उधर से लगा रहा है क्या? कप वाला। हाँ, इस तरीके से सुन रहा है, तो सबके पास है बातचीत करने का, बीच में कॉमन धागा है। सो अब इससे आपको पता चलता है कि these radios are connected by a wire of equal length, 11 meter for each radio. So 11 meter each radio के लिए वायर है। तो अब ये ऐसे है 11 मीटर, हाइपोटेनस होगा। क्योंकि इससे कनेक्ट होगा ना, आपस में ये इनसे बात करेगा, फिर वो बात इसको बता देगा, और फिर ये इसे बताएगा, और फिर ये इसको बताएगा। तो ये इनके पास ये डिवाइस है, ये सब कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं साइक्लिक है, कोऑर्डिनेटर नहीं है। ये सिंपली एक ऐसा। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ फील्ड, और आगे पढ़ें। आज अजय asked a question to Bablu, if Bablu gives the correct answer, he gets 10 points, and ask a question to Charan. 7 10 तो देखो अजय ने क्वेश्चन पूछा, चरण ने बता दिया, तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। फिर एंड आस्क ए क्वेश्चन टू सर चरण। कोई भी आंसर देगा तो 10 पॉइंट होंगे ना। If Bablu gives the correct answer, he gets and asks a new question to Charan. If he cannot answer, then he passes the same question to Charan.
नहीं बता पाया तो अगले को पास करेगा, जो बता देगा। हाँ, मान लो जो क्वेश्चन बताता जाएगा उसी को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन पास होता जाएगा। ठीक है, और अगर जो क्वेश्चन बता देगा फिर वो अधिकारी है कि नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पास कर दिया। मान लो इफ यू आर एबल टू आंसर देन यू मे आस्क न्यू क्वेश्चन टू न्यू नेक्स्ट पर्सन। अब देखो ये चीज है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फील्ड। तो यहां से देखो कि दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हुआ, क्या 11 स्क्वायर जोड़ो, क्योंकि ये तो इस तरीके से ना 90 डिग्री बनेगा। से 11 का पाइथागोरस से 11 का क्योंकि वो रेडियो की लेंथ है अच्छा ना। हाँ हाँ ये सर ऐसे ठीक है, सो these conditions apply to और after 10 rounds who will get maximum points he becomes the winner। तो ऐसा ही करना है। तो 2r स्क्वायर क्या हुआ 121, तो r स्क्वायर क्या हुआ 121/2, तो r कितना हो गया 121/2, रूट 121 कितना होता है क्या 11/√2। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सर इससे क्या निकलेगा। इससे रेडियस निकलेगा, लेकिन लग तो नहीं रहा निकलेगा। सर ये तो ये आया तो सर वो रेडियस तो ना कॉर्ड होगा ना, रेडियस का से होगा सर, ये तो कॉर्ड निकलेगा। 11 मीटर है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स आर होल्डिंग रेडियो। मैं भी नहीं लिखा 11 मीटर है। अब ये 11 मीटर इन्होंने अलग से लिखा है यहाँ पे। ये बात सही कह रहे हो, ये कॉर्ड मतलब इस तरीके से फैली हुई सर है। ये तो कॉर्ड है ना। ये है कॉर्ड, ये ना होकर के ना उन्होंने स्लैब पकड़ रखा, दैट इज दिस इज 11 मीटर। हैं? हाँ ये सर 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 आर है ना आर। आर्क 11 मीटर हाँ ये सर और ये 11 मीटर, तो ये ऐसा दिया है। तो ऐसे केस में हमें इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर ऐसे ही गिनो ना, 2πr करनी तो बात है। का मतलब सरकमफ्रेंस 44 अच्छा हाँ इट इज 44 मीटर, लेकिन उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर 40 ठीक है। सो इससे आ जाएगा तो 2 × 22/7 इनटू आर दैट इज 44, तो r यही रहने दो, 44 into 7/22 into वो 44 हो जाएगा। 1 यहाँ 7 आ गया, हाँ r 7 मीटर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड इट इज इक्वल्स टू πr²। ठीक है, नाउ 22/7 और r है 7 × 7, तो इट इज 7 कैंसिल हो गया 154 मीटर स्क्वायर। ओके, 154। व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्क मार्क विथ 1 ऑन द फील्ड। 1 का एरिया कितना होगा सर यहाँ 1 का अंदर जहाँ 1 लिखा है आपको, आपके में फिगर सही है कि नहीं है। सर ब्लैक है अगर ब्लैक है तो क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, इसे इसने 1 2 मार्क कर रखा है। 1 सेकंड 2 3 4, तो इसका एरिया पूछ रहा है। सर 3 कौन सा 1 2 3 4 देख लो ना, सर 3 शायद नीचे वाला लेफ्ट वाला है 3 3 इधर। सर ये 1 के नीचे दिख रहा है। ठीक है, हाँ। तो 1 का एरिया बताओ। कैसे है? एरिया ऑफ 1 मार्क 1/4 होगा कि नहीं 1/4 ऑफ टोटल इनटू πr², तो 1/4 × 154 154 आए ना, 2 से कट करो, बच जाएगा कि नहीं से कटेगा। कट जाएगा 2 से 77/2 आ जाएगा। अब सब 2 से कट करो, 2 3 जा 6 17 2 8 जा 16, ये कितना आ जाएगा 8.5 कर दिया। हाँ है सर चलिए, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस। 44 हाँ से तो निकाल लिया ठीक है, इट इज 44 मीटर। फिफ्थ, व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अजय टू चरण। अजय टू चरण ये सर आर 7 तो 2 आर को सर अजय टू चरण
तो इसमें क्या करेंगे? आप बताइए, जब आप छोटी छोटी Sir, बात two- diameter टू है आर ना, टू आर तो दिस इज इक्वल्स टू 2r. 14 ओके, नेक्स्ट दिखाइए. Now read the source given below and आपको दिया गया देयर इज ए दिवाली सेलिब्रेशन इन डीपीएस स्कूल जनकपुरी न्यू दिल्ली. गर्ल्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रंगोली इन ए ट्रायंगुलर शेप. तो ट्रायंगुलर शेप की रंगोली बनाई ऐसी. ओके, दे मेड ए रंगोली इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ABC. डायमेंशंस ऑफ ABC आर 26, 28 एंड 25. अब इसमें ABC तो लिखा नहीं है, मैं इससे 26 ले लेता हूँ, इससे 25 ले लेता हूँ, और सब सेंटीमीटर में होगा. और 28 सेंटीमीटर. हेरॉन्स फार्मूला है इस बार. नो सर नहीं है. अच्छा, तो फिर कुछ और कोई और क्वेश्चन. सर ये कोऑर्डिनेटर्स का मिड पॉइंट है. सर ये अच्छा, अच्छा. half सही is- कोऑर्डिनेटर्स के लिए है, ऊपर लिखा हुआ है. ओके ओके, So कोऑर्डिनेटर्स. वो chapter ही है. ओके ओके. इन फिगर R इज द मिड पॉइंट. तो ABC बना हुआ है, ये ABC. A वही चक्कर आ रहा है. Sir, two करता हूँ. coordinate- कोऑर्डिनेटर नहीं आ रहा. आ रहा है. आ रहा है. आ रहा है ना. आ रहा है सर, आना. वो तो कम है. चलिए. अच्छा, इनके मिड पॉइंट देखिए. PQR. P ये R है, ये Q है, तो PQR ये मिड पॉइंट हो गया. R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो जरा यहाँ पे देखो कि ये P है, ये मिड पॉइंट है AB. तो आपको ये बताना है AQ किसके इक्वल है. AQ कहाँ दिख रहा है. सर सर एक- 13 13 है क्योंकि मिड पॉइंट 26 है. का. तो सर इसका रिपीटी लगाना नहीं, होगा. अब आप AQ किसके इक्वल है ये बताना है आपको. इन चारों में से किसके इक्वल एक के है. ऊपर सर अच्छा, RPC. QC के सर RPC. इसके भी इक्वल है. और ये भी नहीं है क्या. एक ट्रायंगल होता मिड पॉइंट से मिला दें, तो क्या ये चीज इसके आधे के इक्वल नहीं होती मिड पॉइंट के. बोलो. तो क्या ये तो मिड पॉइंट है नहीं, ये होता है. देखो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाएं हैं. सर P मिड पॉइंट है कि नहीं. सर ऊपर कुछ और डैडी वाला क्वेश्चन आप बोलते हैं तो और. नहीं, ठीक है. इन फिगर R इज द मिड पॉइंट. R मिड पॉइंट दे रहा है ना सिर्फ, यस सर. और नहीं दे रहा है. तो और सर मिड पॉइंट नहीं दे रहा है. QC के ही इक्वल होगा. R अगर मिड पॉइंट है, बस यही कह रहा है ना. हाँ. तो AB एंड RQ इज पैरेलल टू BC. और RQ किसके पैरेलल है. BC. इतना तो दे रहा है अच्छा. ना. हाँ. तो इससे क्या पता चला. सर, Converse. RQ is parallel to BC, RQ is equal to half BC. इससे पता चला कि जो RQ है वो Parallel to and half इट इज to. हाफ BC. बोलो बात सही है. Yes, sir. RQ is equal to half BC और RQ is parallel, जैसा कि उदयवीर कह रहे हैं, इट इज पैरेलल टू BC. इतनी बात पता चली. अच्छा, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है. By MPT. तो AQ इज इक्वल्स टू. अच्छा, ये बताओ मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो क्या दूसरी जगह भी मिड पॉइंट पे कट करती है. Converse ये कन्वर्स है. Yes, sir. तो ये तो पता चल गया भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. भाई Converse of MPT. कन्वर्स ऑफ MPT. Q इज वहाँ इधर देखो मिड पॉइंट ऑफ AC. तो इससे हमें पता क्या चला, AQ किसके इक्वल है. QC. QC. ये बात समझ आ गई. सो AQ इज इक्वल्स टू QC. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. अब सेकंड देखो, से एक ऑर्डर समझाते फिर से समझिए. कह रहा है R मिड पॉइंट है और साथ में RQ इज पैरेलल टू BC. मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो क्या जहां कट करेगी वो भी मिड पॉइंट होगा क्या. Yes, sir. तो ये मिड पॉइंट कर दिया कि नहीं. हाँ. और अगर मिड पॉइंट है तो AQ किसके इक्वल हुआ. QC. QC. अब इसी से बहुत सारी चीजें आपको बतानी है आगे की. Okay. R एंड Q आर मिड पॉइंट्स. R एंड Q मिड पॉइंट्स हो ही गए हैं. AB एंड AC. तो लेंथ RQ किसके इक्वल होगी. 14. ये इससे पता चल रहा है ना. Half of AC. हाँ. किसके. BC, sorry.
half of DC that is 28 to 14 centimeter. Next देखिए, if garland is to be placed along the side triangle QPR which is formed by joining midpoints, तो हमें garland place करना है along the side ट्रायंगल PQR. यहाँ पर हमें एक फूल रख देना, फूल की माला. तो अब ये बताना है कि तो फॉर्म बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ गारलैंड. तो हम ये भी मान कर चलें कि ये भी मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि ये कितना आ सर गया, RQ 14 हो जाएगा. RQ 14. ये तो 14 है ना, ये कितना होगा, सर RP हो जाएगा हाफ ऑफ 20. ये 13 हो जाएगा. सर आरपी कैसे 13 होगा? बोलो RP सर AQ के इक्वल होगा क्या? AQ इक्वल्स टू RP. मतलब हाफ ऑफ AC कर दिया ना, अच्छा हाँ. और ये हाफ ऑफ दिस कर दिया. तो सर उसमें दिखाना नहीं पड़ेगा RQ वाले में, RP वाले में? दिखाना कुछ नहीं है, ये दे भी नहीं रहना कि P मिड पॉइंट है. हाँ. और ऐसे ही पूछ रहा है गारलैंड की लेंथ. सर आरपी कैसे हो सकती है? हैं? आरपी कैसे? क्योंकि इसका आधा, अगर ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाए तो, सर अभी ऐसे कहीं भी मिलाएगा तो नहीं होगा. लेकिन समझ आई बात कि नहीं, ये इसे देना चाहिए, नहीं दिया है पर देना चाहिए, नहीं तो कैसे कोई निकालेगा. और इसी तरीके से ये इसका आधा कर दिया, अगर ये मिड पॉइंट है. पी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो अब इन सबको टोटल करो. सर 39.5. 39.5. So length of garland it is equals to 14 plus 13 और plus 12.5. जैसा कि नीचे बता रहे 39.5 सेंटीमीटर आ गया. अरे बताइए. चलिए फोर्थ देखिए. 1/4. In the following figure, R, P and Q are the midpoints AB, BC and AC. अब बोल दिया इसने आगे कि P midpoint है. Respectively, which of the following is the area of triangle PQR? तो ये आपके पे एक क्वेश्चन है कि ये इसके कांग्रुएंट पहले सबको कौन सर किसी एक को करके फिर सारे को करना हाँ, है. yes. अब देख लो, अब आप जैसे चाहो. जैसे RQ BC के पैरेलल है तो RQ BP के भी पैरेलल होगा, पार्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस. हाँ. तो फिर हाँ, वो हाँ. पैरेललोग्राम बन जाएगा और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम लगा के टू कॉम्प्लीट ट्रायंगल्स. तो ऐसे वो करके सब ठीक है, सारे- वो कर सकते हैं. तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो क्या ये इसके पूरे का 1/4 होगा, क्योंकि हाँ. 4 हिस्से में तोड़ा गया है. लेकिन फिर क्या हमें उसके लिए हेराउस फार्मूला लगाना पड़ेगा. हमें इनका स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के इक्वल है. अगर होगा तब तो वो लगा पाओगे पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है. नहीं तो फिर आपके पास हेराउस फार्मूला ही बचता है. मैं चेक कर लेता हूँ. नहीं है सर हो ही ट्रिपलेट, नहीं सकता ना. तो ट्रिपलेट नहीं है तो अच्छा है कि हम लोग हेराउस फार्मूले से एरिया निकाल दें, उसका 1/4 कर दें. सो एरिया ABC ट्रायंगल वो निकालना है. तो दैट इज, इसका क्या फार्मूला होता है, रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. S कैसे आएगा नाउ? So S is equals to A plus B plus C by 2. by 2, 39.5. नहीं सर उनको करो ना, अभी पूरे ABC का 25 plus 26 Plus plus 38. ये बताओ कितना आया. 39. 39.5 आया. ये तो सही बता रहे. 39.5 सेंटीमीटर. ठीक है ना, Yes. आ गया. अब यही वैल्यू डालो, तो दैट इज इक्वल्स टू 39.5. 39.5 minus 14. 39.5 minus 13 and 39.5 सर minus 77 होगा सर. 25 plus 26 plus 28. 77 है. Yes, sir. तो इसका मतलब 38.5 आ रहा है क्या? 77 आ रहा है. 6 5 11 बट ये तो 79 आ गया. 79 है. 79 ठीक है, यही है. हाँ. अब देखो रूट 39.5 इंटू 14 कम करो तो 25.5
और ये 13 कम करो तो क्या 26.5, और यहाँ 12 कम करो तो 27.5, 27 आ गया। कितनी चीज आ गई? हाँ अच्छा, अब इतनी सारी चीज हो गई, लेकिन फोर्थ में तो सीधा ही पूछ रहा है, फोर्थ का आंसर हम इतना क्यों कैलकुलेट करें? सीधे करो बस, सर इसके अच्छा सबको कुछ भी ना करो, वो सीधा One पूछ रहा है fourth। कि 1/4 सर है। इससे अच्छे सारे कॉन्ग्रेट ग्रुप करके 1/4। नहीं नहीं, आपको आंसर नहीं निकालना, पूछा 1/4 है क्या, तो हाँ 1/4 है। चलेंगे एग्जामिनेशन में ऑप्शन तो नहीं देगा ना? क्यों देना है ना सर, आपको इसमें ऑप्शन? option सर इस बार एक भी ऑप्शन सर, नहीं अगर आएंगे। solve नहीं, करें- केस स्टडी में तो देगा, नहीं देगा तो फिर इसको करना पड़ेगा, फिर इसका 1/4। समझ आई कि नहीं? Okay. इतना कैलकुलेशन नहीं सर, करना। इसका जो आंसर है फिर इसका क्या करना है 1/4। हाँ 1/4 है ना, 1/4 लिखा है उसे total पढ़ो। का। तो सर फिर टोटल का भी नहीं लिखा है, आंसर पढ़ो ना, ऑप्शन हाँ 1/4 लिखा है तो वही टिक कर देना। नहीं तो अब इसमें पता नहीं चलेगा ना, इसको करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभी ये कोई तो ऐसा बन नहीं रहा है कि कुछ भी है, सीधा तब सीधा मल्टीप्लाई करो फिर वो डेसिमल में आएगा, वो सब हम नहीं करना चाहते। 1/4 नहीं, का फिर भी- हमने ऑप्शन देखा नहीं था, नहीं तो मैं ये नहीं करता। हाँ सर पूरी। तो इसलिए मेरा एक भी एरिया मैं तो रुक गया था। PQR is 1/4 एरिया ABC। और फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है? PQR एटॉमिक पॉइंट्स, सो द फिगर सो ऑब्टेन्ड विल बी PPQR। क्या होगा बताओ? पैरेललोग्राम। बीबी तो पैरेललोग्राम भी लिख लिया। ओके, साइंस में केस स्टडी आएगी क्या? यस सर। आएगी। तो चारों क्वेश्चन साइंस के दिए हम कर लेते हैं। यस ओके, नाउ टेक आउट सर साइंस नेक्स्ट पेपर निकालिए। सर फर्स्ट आंसर व्हाई डू वी फॉल इन? सर इसमें ही है ना ये तो सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके ऊपर है। यस सर। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद है बायोलॉजी कॉलेज। So, structure of atom. In nature, a number of atoms of same elements have been identified which have the same atomic number, but different mass number. तो अगर same atomic number है, different mass number है, many element उसे क्या कहेंगे देवांशी? Yes, many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. Each isotope of an element. देखो कितनी बड़ी बात सर, कह दी, आइसोबार क्या था? बहुत बड़ी बात कह दी। बोल रहा है अगर मैं कहूँ सब हाइड्रोजन के एटम हो जिसमें, तो क्या उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे? क्या? एक ही एटम बोलो। इसे क्या बोलते हैं? मतलब किसी कंपार्टमेंट में सब हाइड्रोजन के एटम हो तो क्या उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे? Yes. बोलो देवांशी। सर, ये कह दिया नहीं कहेंगे, कितनी बड़ी बात सर कह दी। एक ही है ना? बोले सारे वहां पर प्रोटियम होने चाहिए या ड्यूटीरियम या ट्रीटियम, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम होने से अब नहीं चलेगा। वो बोल दिया ऑल एटम्स ऑफ सिमिलर काइंड्स, यानी उस एलिमेंट में भी तो देखो किस, ये नहीं कि अरे क्लोरीन के है, अच्छा हाँ क्लोरीन के है ना, हाँ है प्योर है, ऐसा नहीं पूछना उनसे ये क्लोरीन 35 है कि 37 है, ये चीज़ अब देखना पड़ेगा। वो लिख रहा है, अगली लाइन पढ़ो। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। पढ़ो। सर, फिर ये जो हाइड्रोजन के जो पार्ट्स हैं, वो उसके पार्ट्स हैं। हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन का सैंपल लोगी तो उसमें प्रोटियम भी रहेगा, ड्यूटीरियम भी रहेगा, ट्रीटियम भी रहेगा, और सबकी परसेंटेज अबंडेंस होगी। मतलब उन सब से मिलके हाइड्रोजन है। मिल करके नहीं, मतलब वो तीनों एक साथ रहेंगे क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम रहती है, तो उनको आप अलग कर सकती हो। मास स्पेक्ट्रोग्राफी एक टेक्निक होती है, उससे अलग किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? वजन से अलग कर सकती हो। तो अगर हाइड्रोजन का सैंपल है जिसमें सब हाइड्रोजन के एटम है, तो क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है?
हाँ हाइड्रोजन के एटम है, तो सर उसके अंदर ही ड्यूटेरियम और उसके अंदर सब है ड्यूटेरियम के तब तो सर होगा ना। अब आप बताइए। हाँ सर क्या बस सर ये होगा। नहीं होगा, यही तो कह रहा है, कह रहा है कि ये पता करो उसके अंदर जाके कि सारे प्रोटियम है कि ड्यूटेरियम है, क्योंकि वो परसेंटेज इवेंडेंस होगी ना, एटम सब एक जैसे थोड़ी ना है। हाँ नो सर। समझ आई बात कि नहीं? अभी तक तो हम लोग डाल्टन में यही पढ़ाते थे, मैं भी खुद ही पढ़ाता था आपको, मैंने कभी आइसोटोप की बात की थी? क्योंकि तब तक आइसोटोप की बात आई भी नहीं थी, तो मैं कैसे करता। तो अब ये कह रहा है कि इफ ओनली वन आइसोटोप एग्जिस्ट इन ए सैंपल देन ओनली इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। Chlorine occurs in nature in two isotopic form. When hydrogen occurs in three isotopic form, so isotopes have various applications. That isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. The mass of an atom, nuclear reactor में क्या करते हैं? यूरेनियम को बम्बार्ड करते हैं। किससे बम्बार्ड करते हैं? हमने पहले बताया आपको, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है कि नहीं, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये चीज हमने बताई थी ना फिजन में। सर आपने बोला था 10th का वीडियो भेज देंगे। मतलब हम उसको भेज देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या चीज़ होती है, दैट आई विल। सो ये अभी ये फ़ोन इसमें लगा हुआ है, नहीं तो मैं दिखा भी देता न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है। तो ये चीज़ होती है कि हमने एक बार आपको बताया भी था एनर्जी सोर्सेज में न्यूक्लियर रिएक्शन में कि यूरेनियम पे बम्बार्डमेंट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन का वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी से हम क्या करेंगे, क्या पानी बॉईल करेंगे, और वाटर बॉईल करेंगे तो उससे क्या होगा, क्या हम उससे कोई टरबाइन घुमा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और टरबाइन ये हमने दिखाई था आपको, घुमा के इससे लाइट पैदा होती है। तो कोई भी चीज़ अगर आप घुमा दो और दोनों तरफ मैग्नेट रख दो और बीच में एक लूप रख दो, लूप का मतलब है जहाँ कि से पानी लूप का मतलब वायर, और वो वायर क्या करे जब घूमे तो मैग्नेटिक फील्ड को काटे। फील्ड का मतलब है नॉर्थ से साउथ तक लाइंस चलती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटी की ओर, Yes, yes. तो मैग्नेटिक फील्ड को जो कट करे, Yes. तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, लाइट पैदा हो जाएगी, कोई भी चीज़ कट करे। ठीक है कि नहीं? आपका पहिया घूमता है तो छोटे छोटे डायनमो लगे होते हैं ना साइकिल के आगे, आजकल नई स्कूटी आई है उसमें पहिए के घूमने से लाइट जलती है आगे, दिन में भी जला करती सर वो ऑन करते ही इससे है। सेफ्टी तो वो डायनेमो प्रिंसिपल है, वो वही है, मैग्नेटिक फील्ड कट करी जैसे इसमें कट करके हमने दिखाया सर है। मतलब हवा को भी कट करेंगे तो हवा को नहीं कटेंगे, एक तरफ नॉर्थ लगाओ एक तरफ साउथ, सर और बीच में एक कोई भी एक सर्कुलर चीज रख लो या रेक्टेंगुलर, और वो घूमे, उसके घूमने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जब वो घूमेगा तो एक बार फुल, भाई अभी जैसे ऐसे है तो क्या फुल फील्ड जा रही, ऐसे हो गया तो जीरो हो गई क्या, तो इसको वो जीरो नहीं होने देगा। ये इनर्शिया प्रिंसिपल कहेगा अरे मेरी फील्ड तो, मेरे अंदर 10 फील्ड लाइन जा रही, तुम जीरो क्यों कर रहे हो, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता हूँ और मैं पूरी की पूरी 10 ही रखूंगा। ये सर इनर्शिया प्रिंसिपल का समझ में आई बात की नहीं? सर, जैसे आप सो रहे हो, अब कोई आपको जगाए तो आप और तेजी से एनर्जी के साथ उसका विरोध करो। ये चीज है। तो वो कहेगा तुम मेरे फील्ड लाइंस कट कर रहे हो, अभी फुल जा रही ना, कह रहा है तुम जीरो बना दोगे क्या, अभी मैं रुको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से फिर मैं मैग्नेटिज्म पैदा करूंगा और फुल कर दूंगा। ये चीजें, ये सब आप 10th में पढ़ो। सर विंडमिल में भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। हाँ, कोई भी चीज रोटेट करे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उसमें भी मैग्नेट लगा होगा, मैग्नेट को कट करे, बस सीधी बात है, जैसे इसमें भी है ना। अब आगे पढ़ो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता होगा ये बताओ। एक है न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें भी फिजन है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी वही काम हो रहा है, यूरेनियम को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर वो जो एक्सप्लोजन ऐसा हो कि उसे आप कंट्रोल ही ना कर सको, तो वो सिटी को तबाह कर देगा। और अगर आप उसे कंट्रोल करके उससे पानी उबालो, और उस पानी उबालने से टरबाइन चलाओ, पंखा चलाओ, और उसके जैसे हम इसे रोटेट नहीं कर देते, तो उसके रोटेट करने से फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को कट करो तो क्या बिजली बनाओगे। बम्बई के लोग जानते नहीं कि लोड शेडिंग क्या होती है, उन्हें कभी मालूम ही नहीं कि लाइट कभी गई नहीं जिंदगी में, तो इस तरीके से है ना, तो उन्हें मालूम नहीं है। तो ये चीज़ है। तो क्योंकि वहाँ पर 3 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, 3 न्यूक्लियर, हाँ मदर फादर भी मेरे वहीं पर ही हैं। तो ये चीज़ है, तो ये है ना। इसमें अब इन्होंने बता दिया न्यूक्लियर रिएक्टर समझ गया ना, जहाँ बिजली बनाई जाती है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन से द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे हमने बताया था ना कि मीन ऑफ
masses, atomic mass of all isotopes, ठीक है, as per their natural abundance is called average atomic mass. बोलो बात सही है? Mean of abundance The arithmetic mean of arithmetic mean of All the isotopes. atomic mass of all isotopes percent in an atom as per their abundance. सही है, सही है, यही लिखा ही है, इसमें लिखा है ये बात. Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोबार्स. अगर उनका सेम मास नंबर होगा तो उसे आइसोबार्स कहेंगे. एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, बताओ वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर लिख लीजिए. सेकंड देखिए, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, उसमें क्या होगा? One neutron, one proton. वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, तो डी पार्ट सही होगा. थर्ड देखो, which of the following reasons correctly justifies the identical chemical properties of all isotopes of elements? उनमें क्या चीज सेम होती होगी? Identical chemical properties, क्या उनमें different atomic number होते होंगे कि एटॉमिक मास डिफरेंट होते होंगे ना. अच्छा, तो मतलब क्या सही है? उनकी आइडेंटिकल चीज क्या क्या चीज है? कौन सा सही है? बोलो. वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन. ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम में क्या चीज सेम होगी? सर बी. Sir, proton से. proton. कॉन्फ़िगरेशन. प्रोटॉन से जो आंसर है उसी में तो बताओगे, अपने मन से थोड़ी नहीं मतलब बताओगे. इसमें क्या है? क्या जो प्रोटियम का कॉन्फ़िगरेशन है, Sir, one. देखो कॉन्फ़िगरेशन देखो, अच्छा हाँ सर वन. ये है, ये बताओ इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या वन होगा? वन. सब में वन, के शल में वन ही होगा ना, यस सर. तो कॉन्फ़िगरेशन ही तो सेम है. अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया? आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन. मतलब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसी को तो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक. प्रोटॉन में तो सेम ही है. तो वो कहाँ लिखा है इसमें? आइसोटोप आइडेंटिकल प्रोटॉन. आइडेंटिकल प्रोटॉन, आइडेंटिकल प्रोटॉन लिखा तो है, आइडेंटिकल प्रोटॉन का है. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखना चाहिए था यहाँ. आइडेंटिकल प्रोटॉन. सर ये नो न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन भी तो सही हो सकता है. Third question कर रहे हैं. थर्ड है, ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. देखो डी भी सही हो सकता है ना, यस सर. बता डी में आइडेंटिकल ना लिख के सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख Identical देते. proton का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं, आइडेंटिकल प्रोटॉन वर्ड ही ठीक नहीं है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देते हैं ना. आइडेंटिकल प्रोटॉन तो सर अपने आप ही सेम हो जाते हैं. हाँ. सब में सेम. सर सब में सेम, बस न्यूट्रॉन. तो अगर ये ऑप्शन ना होता बी, तो डी ही लगाते हैं. There are two atomic species X and Y, such that X में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन. बी कैसे सही है? बोलो, सर बी क्या उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? चेक करो, प्रोटियम ड्यूटेरियम कर देंगे. यस सर है. बस यही है, इसीलिए भी सही. ये बताइए, टू एटॉमिक स्पीसीज X एंड Y हैं. ये क्वेश्चन है बुक का, एक्सरसाइज का. प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, और दूसरे में प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 10 है. Which of the following statement is true? ये दोनों क्या है? It is isotopes. It is pair of isotopes. They are of सर फिजिकल प्रॉपर्टी. तो So इनका it has same सर फिजिकल Physical प्रॉपर्टीज properties. डिफरेंट. तो सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन का ये. सर फिजिकल प्रॉपर्टी. तो ये क्या होंगे बताओ? केमिकल. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ना, यही बात सही है. क्योंकि आइसोटोप है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यही सब तो अलग अलग होगी ना. समझ में आएगा? तो इसलिए सी होगा. अब फिफ्थ देखिए, Sir, और isobars का क्या होता है? सर केमिकल आइसोटोप में बताओ, जैसे ये है सर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास. ये बताओ. Sir, उनका mass same होगा. अब ये आप देख लीजिए, ये है 18. सर डिफरेंट एलिमेंट्स के होगी. ये बताओ, इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो. नो सर. ये ठीक कह रहे हैं गैस एक मेटल कहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? हाँ नहीं है. है बात कि नहीं? प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है कि इलेक्ट्रॉन? पहले बताओ, प्रोटॉन सेम है, कुछ सेम नहीं है. इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंस करके देखो क्या वो सेम. Sir, वो भी same. कुछ नहीं है, मास सर इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो हो सकता है ना. क्या? सर
बी भी तो हो सकता है HMI या इन तीनों में बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नो सर सेम होंगे जिससे वो फिर क्यों कह रहे हो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी? आइसोटोप में डिफरेंट क्यों बोल रहे हो? फिफ्थ देखो, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। व्हिच ऑफ दीज आइसोटोप आर न्यूट्रल इन नेचर? कौन सा न्यूट्रल है? व्हाई आर दीज न्यूट्रल? सारे न्यूट्रल हैं। Same configuration. सेम है। तो इसका आंसर क्या है, क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। वन इलेक्ट्रॉन। ये Electron तो different B है ना? फिफ्थ का बी आंसर हो गया। अगला पेज निकालिए। Why do we fall in? चलिए, health and disease in human communities are very complex issue with many interconnected causes. तो कौन सा निकालना? Why do we fall in? Okay, cells are the basic units of organisms. Cells are made up variety of chemical substances. Cell में बहुत कुछ होता है, प्रोटीन होगा, फैट होगा, बहुत सारी चीज़ें से मिलकर बना होता है। फिर इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होगा और न्यूक्लिक एसिड भी होगा ना, डीएनए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सेल इज डायनामिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। इन अवर ऑर्गन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। द हार्ट इज बीटिंग। तो हमारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, हार्ट है, लंग्स है, सबके अलग अलग काम है। लंग्स का क्या काम है? और हार्ट का? पंपिंग Pumping the पंपिंग ऑफ blood. ब्लड। किडनी का? सर Filtration. फिल्ट्रेशन। फिट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सही है। स्प्लीन, स्प्लीन, सर वही सर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड, ये सब सही बात बता रही हो। पैंक्रियाज सब वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? ब्लड शुगर को तोड़ना। ये येलो येलो दिख रहा है कि नहीं? पैंक्रियाज सर क्या करता है? जो ब्लड है ना हमारे अंदर, किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है तो ये पैंक्रियाज है। ये येलो अच्छा ये स्टमक है। रियल है स्टमक है ना, तो स्टमक का ये बना है, स्टमक है और स्टमक के बगल से निकला, इसमें पैंक्रियाज नहीं दिखाया गया है। तो ये है पैंक्रियाज। सर ये होता कहाँ पर? वो येलो वाला उसमें? ये स्टमक है, वो येलो स्टमक है। ये देख लिया ना पैंक्रियाज, स्टमक के बगल से एक पत्ती निकली है। कुछ लोग नहीं देखते, ऐसे ऐसे किया करते हैं। क्यों करते हैं कि पैंक्रियाज में जब ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे इंसुलिन निकलेगा, तो उससे उनकी जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा तो क्या एनर्जी मिलेगी उनको? नहीं, और नहीं तो वो लोग कभी कभी इंजेक्शन भी लगाते हैं जिनको डायबिटीज होता हाँ, है। ये सब देखा है। इंजेक्शन ऐसे पेट में लगाते हैं, तो पैराग्राफ में लगा लेते कहीं भी लगा लेते हैं। हाँ। तो बात समझ में आ गई? हाँ। पैंक्रियाज का क्या काम है? ब्लड शुगर को तोड़ना। वो कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? C6H12O6 को तोड़ देता है और एनर्जी बनाता है। C6H12O6 टूटेगा तभी तो एनर्जी बनेगी, तो उसे कौन तोड़ेगा? इंसुलिन। इंसुलिन किससे निकलता है? पैंक्रियाज। सही बता दिया। इतनी बात समझ में आई? स्टमक के साथ लगना है। स्टमक है, स्टमक के साथ ही साथ एक ऐसा लगा हुआ है। सर ब्रेकिंग ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड में शुगर होती है, सर ग्लूकोज बोलो। ग्लूकोज हाँ बिल्कुल। सर वेन्स कौन सी कलर होती है? तो एक वेन्स हो गई Green. ग्रीन, ग्रीन ये ब्लू Green कर होती सकते है। हैं, ब्लू कलर है, ब्लू होती है। अब देखो, अब यहाँ पे आप बताइए, इतनी सारी चीजें हैं। सो सबका अलग अलग काम है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। हेल्थ मींस ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी पर्सन वो जो खुश भी रहता हो, सोशली भी। हाँ। सोशल हार्मोनी है सबसे। ये नहीं कि पता चल रहा है कि इनकी खुन्नस है कार्तिक से, ऐसा होने से नहीं चलेगा। देवी की तो मान लो अगल बगल बैठे हैं और खुन्नस निकालना है कि बाहर देख लेंगे, तो मेंटली साउंड हो, आराम से जैसे हम बैठे हैं, तो ये नहीं कि इरिटेशन नहीं होना चाहिए ना। और गुस्सा ना आ जाए। सर ज़्यादा। मेंटली फिजिकली और सोशली। मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, दो लोग मिले आपसे तो खुश होके जाएं, तो उसको कहते हैं सोशल। और मेंटली भी ठीक होने चाहिए, फिजिकल। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो जो फिजिकल जो चारों तरफ हमारे हैं उसमें टाउन सिटीज। ये सारी चीज़ें हैं। यानी एनवायरनमेंट पे हमारे चारों तरफ की एयर आएगी,
ये जो भी टोपोग्राफी है ना अगर अच्छी है तो कौन हमारा से ये- सब आएंगे सर? हम्म? कौन से सब? सब कुछ आएगा। वॉट एवर इज इन्वायरमेंट, एक सोशल इन्वायरमेंट भी होता है। तुम्हारे बगल में पवन बैठा है तो ये एनवायरमेंट है। ये आप इस समय किस एनवायरमेंट पर बैठे हो? इसमें क्या एनिमेट नहीं आएंगे, इन एनिमेट भी आएंगे, एनिमेट भी आएंगे। एनिमेट का मतलब जीवित लोग और इन एनिमेट का मतलब है कि मिट्टी, हवा, पानी। दैट मीन्स समझ में आ गई ना बात? तो सब कुछ आता है एनवायरमेंट जो आपके चारों तरफ है। व्हाट इज अराउंड यू एंड यू आर एक्सचेंजिंग एनीथिंग विद देम। एबायोटिक का बायोटिक। हाँ, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो the manifestation of disease depends on the number of factors. One of them, most obvious factor that determines how the disease is perceived is the disease duration. अगर disease duration ज़्यादा है तो उसके लिए आप कोई बड़ी भी दवा नहीं खा सकते ना, तो आपको माइल्ड डोसेज के लिए। क्रॉनिक डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज में क्या आप बड़े पावर की पोटेंशियल की दवा लोगे? शरीर को डैमेज कर देगी नहीं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिसीज में भी क्रॉनिक और एक्यूट। अब इतनी सारी जानकारी दे दी गई, अब इस पे क्वेश्चन बताओ। द सेल इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज। चलिए, फर्स्ट का आंसर है ऑल ऑफ दीज, सेकंड का दो। Which out of following is chronic disease? Elephantiasis. Elephantiasis, common cold, then elephantiasis, हाथी पाँव। अब देखो, which of the following is incorrect statement about chronic disease tuberculosis? तो incorrect statement about chronic disease. सर ठीक तो सही है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में बताओ इनकरेक्ट क्या? इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला। इट कॉमनली अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम। टीबी से इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया इंटर फ्रॉम एयर वाया नोज देन इंटर टू लंग्स। पेशेंट्स स्प्यूटम कंटेन्स, जो वो थूकेगा उसमें ब्लड रहेगा। सर साल सर टीबी में तो इसमें क्या लिखा है, क्या सही है थर्ड में? विच आर इनकरेक्ट। सर साल्मोनेला मतलब ये जिससे होता है उस वायरस का नाम साल्मोनेला वायरस। सर वो तो इसमें कौन सा आंसर इनकरेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड। इट कॉमनली अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून सिस्टम को करती है कि नहीं, ये कह रहा है नहीं सर करती। करती होगी तभी तो ब्लड भाई करती तो है ही है, लेकिन ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। अभी नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड कैसे कह रहा है? थर्ड का ए। अब ए देखो, ए क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड, यही इनकरेक्ट कर रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ टीबी कि टीबी किससे होता है, पहले ये तो पता कर लेना। यस सर। ए और डी होगा। चेक करें। टीबी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। क्रॉनिक डिसीज हमारे इम्यून को तो खराब कर ही देगी, नहीं कर देगी। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, सर ये बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है। दमा होता है, हाँ, उनका लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। सर ठीक कोरोना है। भी लंग्स को तो फर्स्ट तो हाई है। अच्छा आप देखो, बाकी फर्स्ट के साथ जो लिखा हो सेकंड लिखा है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड ना। एक बार ये सर्च कर लीजिए ना कि इम्यून सिस्टम को करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एडवर्सली अफेक्ट इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स टू ट्यूबरक्लोसिस। देखो, it is generally believed that weakening of immune system between an immune system poorly understood, कह रहा है कि अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। सर तो ना ही माने इसको। हाँ, तो इसका आंसर ये हो गया। फोर्थ देखिए, which one of the following is not important for individual health? क्या चीज ठीक नहीं है? Sir, हैं? living in a large and well furnished house. वेल फर्निश्ड हाउस, ये बात सही है। बड़े घर में रहना जरूरी है क्या? हेल्थ की हेल्दी रहने की। ठीक है। फिफ्थ देखो,
Disease continues for many days and cost. Chronic and long term. Okay, next निकालो. Work and energy. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. The speed with which these vehicles change the energy or do work is the basis for their time to complete the journey. जो अच्छी मोटर होगी क्या वो जल्दी काम कर देगी? Yes. Power और ज़्यादा पावरफुल होगी। व्हीकल जल्दी काम करेगी. ठीक है? Right. और पावर measures the speed of work done. कितनी जल्दी काम हो रहा है? रेट ऑफ वर्क डन तो पावर होता है. Work done by power, time taken. How fast or slow work is done? The power of an agent may vary with time. This means that ऐसा भी हो सकता है कि पावर कम भी होती जाए. एक मजदूर शुरू में बड़ा काम करेगा और धीरे धीरे थकता जाएगा तो क्या उसकी पावर कम होती जाएगी? ऐसा भी होता है. ठीक है. If the machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt energy. तो आवर ऑफ एनर्जी, अगर एक मशीन जो कि 1 किलोवाट की है उसे 1 घंटे तक चलाया जाए तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 1 किलोवाट आवर, Yes, sir. है ना? ऐसा 1 unit. उसे 1 यूनिट भी कह सकते हैं. तो ये चीज इसकी डेफिनेशन भी दी है. 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ. और 1 किलोवाट कितना होता है? क्या 1000 10 वाट? की power 6 into 10 की power नहीं, 6. ऐसा मत बोलो. 1 किलोवाट पूछ रहा हूँ, 1 किलोवाट आवर नहीं पूछ रहा. Oh. किलोवाट पावर होती है, किलोवाट आवर एनर्जी होती है. तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट में कितने अब जूल होंगे? 1000 जूल पर सेकंड. Sir, क्या? वॉट से क्या मतलब होता है? क्या जूल पर सेकंड? हाँ, sir. क्योंकि पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम. तो यही चीज लिख रहा है, पढ़ो. इतने जूल पर सेकंड, फिर 1 पर सेकंड और लिख रहा है, वो गलत लिखा है. The energy used in household industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour. SI unit of power क्या है? Watt. Okay, power is defined as Both can be. ये है ना? Sir, B की जो है transfer. Sir, transfer भी तो होगा ना sir? सब दोनों. Okay, A and B. तो both A and B, C हो जाएगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पावर हो जाएगी. अच्छा, 1 watt is equal to work at the rate of, बोलो. 1 joule Sir, per 1 second. joule per second. 1 joule per second. किसी में 1 2 3 4 ऑप्शन. अच्छा, तो इसमें 1 है और Sir, इसमें नीचे दिया ना A B C D, only 1. ओके, तो A है ना. हाँ, yes sir. फोर्थ देखिए. An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. The units of energy in 1 day. So unit 0.36. energy consumed is equals to power into time होता है. ये बात 30/1000. अच्छा बताओ, 60 30 watt को किसमें बदलोगे? Sir, 1 kilowatt. इसको किलोवाट में बदल दिया और टाइम कितना दिया? 6 आवर. 6 hours. तो क्या ये 360 हो गया? से क्या? देख लो, 6 से मल्टीप्लाई करो Sir, divide 6. और फिर ये कट कर दिया तो 0.36 यूनिट्स हो गया. बोलो, Yes sir. तो इसका आंसर क्या होगा? 0.36 unit. तो Sir, 36 unit मतलब watt kilowatt hour ना? kW. ये है ना किलोवाट आवर, यहाँ लिखा तो है. फिफ्थ देखिए, which of the following statements are incorrect? A bird sitting on tree possesses potential energy only. A stationary object may have energy. A flying bird has kinetic energy only. नहीं fall. फ्लाइंग बर्ड में पोटेंशियल भी होगी Potential क्योंकि भी। ऊंचाई पर उड़ रही है. एन एरोप्लेन रनिंग ऑन रनवे possess kinetic and potential energy. वो तो ये भी गलत है. फ्लाइंग बर्ड में काइनेटिक एनर्जी, Sir, बस kinetic energy. बस क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हैव एनर्जी, हो सकती है एनर्जी. जैसे दबी हुई स्प्रिंग, उसमें एनर्जी हो सकती है ना. हाँ. रखी हुई चीज स्टेशनरी है, इसमें Sir, एनर्जी हो सकती है. potential energy हमेशा by virtue of height होती है. और कन्फिग्रेशन, दबी हुई स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड क्रॉसबो. सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे है कि नहीं? अगर उसे आप कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर दो और वो चीज छूट जाए तीर कमान से या अच्छा, स्प्रिंग हाँ। उछल जाए तब जान जाना किसमें है. और अगर आप उसका बाउंड्री या कंस्ट्रेंट्स हटा दो, Friction में सर नहीं है. कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट पे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हाइट होने पे आप उसकी पोजीशन कहिए, और अगर दबी हुई स्प्रिंग है तो कन्फिग्रेशन कहिए, यानी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाए.
डिस्टॉर्ट कर दो, उसके नेचुरल जो उसका शेप है उससे। मैग्नेट भी हो जाएगा कंफिगरेशन, मैग्नेट भी हो जाएगा। हाँ तो मैग्नेट की वजह से भी है, तो मैग्नेट की वजह से भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अब देखो तो इससे क्या पता चलता है कौन सा आंसर सही है? इनकरेक्ट कौन कौन सा बताओ? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ तो ए लिखो, फिफ्थ में आंसर है ए। ओके नाउ अब चलो देखिए नेक्स्ट पेज, एटम से कौन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ ये बताओ, the simplest compound which are made up of two different elements are called binary compounds. So binary compound का एग्जांपल दो, बताइए। सर क्या? सर Cl2 ये ठीक बताना है। HCl दो एटम से मिलकर बनाओ, सर NaCl, ये सही बताना है। NaCl, NH3, CO2, H2O, दो तरीके के एटम से मिलकर बनाओ तो हैं H2S, H2S, CH4। अब देखिए P4 नहीं P4 हाँ सर H2O2। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन सरफेस एरिया पे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर प्लेन में जाएगा तब कुछ नहीं, सर हाइट पे जाए तो होगा। सर अगर नीचे से जैसे प्लेन ऊपर जा रही तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल हाँ एनर्जी पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल कैसे होगी? क्योंकि हाइट पे जाए। सर वो तो जमीन में चल रहा है, रनवे पे दौड़ रहा है। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। पोटेंशियल पोटेंशियल हाइट पे होती है ना, mgh, उस पे h है क्या? सर हम्म, जब हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है और उसमें कोई आदमी बैठा है फिर उसकी क्या होगा? कुछ नहीं, पोटेंशियल काइनेटिक है क्योंकि हाइट की वजह से mgh और हाफ mv स्क्वायर की वजह से काइनेटिक है। दोनों। अब देखिए, while writing the chemical formula of compound, the constituent elements and their valencies are written, यही तो है ना symbolic representation of composition, उसी को तो कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ गिवन कंपाउंड। अच्छा, then cross over the valencies of combining atom, जब फार्मूला लिखते हैं तो क्रॉस करते हो क्या वैलेंसी? यस सर। Their charges are crisscrossed to get the formula. The positive and negative charge must balance each other, जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। Molecular mass of substance क्या होता है? क्या sum of atomic mass of all atoms? ये तो बात सही है। पहले का आंसर दो। Which of the following statement correctly justified crystallization technique considered better than the simple evaporation? Crystallization क्यों better है? अगर हमें नमक के पानी को प्योरीफाई करना है तो एक है कि हम पानी उड़ा दें और नमक को रखें, और एक है कि नमक का क्रिस्टल बना दें, तो क्या चीज़ ठीक है? क्रिस्टलाइजेशन ठीक है कि इवेपोरेशन? जब हम क्रिस्टल बनाएंगे तो इधर उधर के जो दूसरे होंगे ना MgCl2, MgSO4, वो किनारे किनारे पाउडर हो जाएंगे और जो असली क्रिस्टल बन के निकलेगा वो किसका होगा? वो NaCl का होगा। क्रिस्टलाइजेशन में दूसरा एटम नहीं जा सकता, तो क्रिस्टलाइजेशन की 100% प्योर। अब इवेपोरेशन में सिर्फ पानी उड़ेगा, बाकी तो सब उसी में रह जाएगा ना, तो इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा कि सॉलिड डिकम्पोज और गेट शेयर्ड ऑन हीटिंग। तो इम्प्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। इम्प्योरिटी ये क्या है इसका आंसर कि सॉलिड डिकम्पोज। कई बार ऐसा भी होता है, अगर तुम शुगर का इवेपोरेशन करोगे चाशनी का, तो क्या शुगर काली पड़ जाएगी? यस सर, जल जाती है। जल जाएगी, डिकम्पोज भी तो हो जाएगा ना। अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है तो क्या उसको मतलब इवेपोरेशन से अलग किया जा सकता है? गर्म नहीं कर सकते ना। इंक को कभी कभी अगर गर्म करोगे तो इंक ही जल जाएगी, क्योंकि इंक तो प्लांट से बनती है ना, तो इसलिए प्लांट बेस्ड होती है तो वो जल जाएगी। तो इम्प्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, और अगर इवेपोरेशन करोगे तो क्या होगा? इम्प्योरिटी तो साथ रह गई ना, नहीं रह गई? तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ फर्स्ट का? सी। सेकंड देखो, इन मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, कितने क्लोराइड आयन होते हैं? MgCl2, तो 2 हो गया, तो क्या आंसर होगा? बी। थर्ड देखो, सर 2 कैसे? Mg अच्छा हां Cl पर मैग्नीशियम आयन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है? 63 किया है ना?
तो 63 होता ही है, प्लस 14 प्लस का ही है क्वेश्चन। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 क्या होगा? 1 U ये काला हुआ है ना? तो इट इज A। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल मास एटम्स। का प्लस सर ये तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का होता है। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सर ऑल, आप एक बार फोल्ड कराना। कोड करो, CaCl2 Ca है और Cl तो फार्मूला यूनिट मास Ca का 40 प्लस इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ Ca, बोलो, और प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl, तो ये 40 U हुआ क्या? 64 प्लस 20 और 35.5 तो क्या 71, प्लस 40 तो 111 U, बोलो। और फिफ्थ का A हुआ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एटम, ठीक है ना? इतना ही करो। ओके, थैंक यू सर। अरे